नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में हूं कमलेंद्र झा। बिहार में 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। बिहार बोर्ड ने इतिहास बनाते हुए 12वीं की परीक्षा समाप्त होने के मात्र 26 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जारी किया। यह लगातार 5वां साल है जब बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षा परिणाम देने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 83.7% परीक्षार्थी सफल हुए। सबसे खास बात इस बार ये रही जो तीनों संकाय वाणिज्य, कला और साइंस के क्षेत्र में टॉपर लड़कियां बनी है। इस दौरान बिहार की शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इंटरमीडिएट परीक्षा के तीनों संकाय वाणिज्य, कला और विज्ञान में प्रत्येक संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 1 लाख रुपये, एक लैपटॉप के साथ एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपये, एक लैपटॉप और एक ई किंडल रीडर बुक। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपया, एक लैपटॉप और एक ई किंडल रीडर बुक दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा में तीनों संकायों में चौथा, 5वां एवं 6ठा स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों को 15,000 रुपया, एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। 12वीं परीक्षा की साइंस स्ट्रीम में आयुषी नंदन ने टॉप किया है। उन्होंने 474 नंबर के साथ 94.8% स्कोर किए हैं। 472 नंबर के साथ हिमांशु कुमार दूसरे स्थान पर रहे। नंबर 2 पर उनके साथ शुभम चौरसिया भी रहे। नंबर 3 पर अदिति कुमारी रहीं। उन्होंने 471 अंक हासिल किए। बिहार बोर्ड परीक्षा में इस साल पहले 6 स्थान यानी 6 टॉपर घोषित किए गए हैं। इस तरह कला संकाय में कुल 8 छात्रों ने प्रथम 6 स्थान प्राप्त किए। वाणिज्य में कुल 13 छात्रों ने प्रथम 6 स्थान प्राप्त किया और विज्ञान संकाय में कुल 9 परीक्षार्थी प्रथम 6 की सूची में रहे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों की यदि संख्या में बात की जाए तो 5,13,222 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 4,87,223 छात्र छात्रा रहे। तृतीय स्थान में 91,503 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो पूर्व राज्यपाल के फैसलों का रिव्यू करूंगा। बिहार की चरमराई उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वर्षों बाद कड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। राजभवन ने हाल ही में एक साथ 7 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के कामकाज पर रोक लगा दी। ये नियुक्तियां फागू चौहान के मेघालय के राज्यपाल बनाने की अधिसूचना और नए गवर्नर के शपथ ग्रहण से पहले हुई थी। फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एडवाइज़र और फाइनेंस ऑफिसर के अधिकार भी छीन लिए गए। जेपीयू के रजिस्ट्रार को पदमुक्त कर दिया गया। बिहार के नवनियुक्त गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने माना कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। वाइस चांसलर, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार ढंग से काम नहीं करते। नियुक्ति के 1 माह के भीतर ही उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि सुधारों की दिशा में वे कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में लंच ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। बीजेपी विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रहे थे। बीजेपी ने सीएम और गृह विभाग के मंत्री नीतीश कुमार से अपराध और भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अपराध होता है तो अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाता है। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कोई उपलब्ध नहीं रहता है। अनावश्यक चर्चा कर सदन का समय बर्बाद न करें। वहीं स्पीकर ने विपक्ष के नेता को कहा कि आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जो कार्यमंत्रणा की बैठक में तय हुआ वही होगा, अलग से कोई नियमावली नहीं होगी। इसके बाद बीजेपी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। मुंगेर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों ने नोच खाया। शव का चेहरा और गले का हिस्सा गायब हो गया। इसे लेकर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि जैसे हमारे लड़के के शव की फ़ोटो दिखाई थी वैसा ही शव हमें दिया जाए। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम लगभग 4 बजे एक शव को ई रिक्शे पर कुछ लोग सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले आए थे।
फिर सभी वहां से फरार हो गए। इस बारे में सदर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अस्पताल पहुंचकर उसकी जांच पड़ताल में जुट गई। इस संबंध में कोतवाली थाने के पदाधिकारी DK पांडे ने कहा कि शव की तस्वीर सोमवार शाम सभी थानों में भेजी गई। साथ ही सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी गई थी। इसके बाद देर रात को शव की पहचान पूरब सराय OP क्षेत्र के मिन्नत नगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद ईदो के 42 साल के बेटे मोहम्मद अनवर के रूप में हुई। पोस्टमार्टम के लिए शव को सुरक्षित रख दिया गया था। सुबह परिजनों ने शव देखा तो युवक का चेहरा एवं गला कुत्तों ने नोच खाया था। इसके बाद परिजन अस्पताल परिसर में ही हंगामा करने लगे। परिजनों की मांग थी कि दिखाए गए फोटो में शव का चेहरा सही सलामत था, वैसा ही शव हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम में जो तस्वीर वायरल की गई थी उसमें चेहरा और गला साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अभी जो शव की स्थिति है उससे साफ पता चलता है कि आवारा जानवरों ने इससे रात में नोच नोच कर क्षत विक्षत कर दिया। जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने सारण के मशरख में नीतीश और तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले हर दिन सुनने को मिल रहे हैं। सारण में सुन रहा हूँ वो है, सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूँ। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मशरक प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान पिछले 2 महीने से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। जब चंपारण से पदयात्रा शुरू हुई थी तो 1-2 लोग कहते थे कि महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से जब से पदयात्रा सिवान पहुंची है उसके बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूं। छपरा में तो हर गांव में लोग इस बात को बता रहे हैं और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले बढ़ गए हैं। यह डर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। बंदरबाट होना ये यहाँ की सच्चाई है। जो 3 शब्द मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में काटे जाने वाला PC, ये 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। इसके अलावा बस एक अंतिम बात जो मैं सारण में सुन रहा हूँ वो है, सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूँ। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीनों से, खासकर जब मैं सिवान से निकला हूँ, सिवान और छपरा में ये बात हर गाँव में लोग बता रहे हैं। लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। वो चाहे मर्डर की बात हो, डकैती की बात हो, अपहरण की बात हो, रंगदारी की बात हो, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ये पिछले 2 महीनों से मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। वैशाली में हाई टेंशन तार पर चलते युवक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक 50 फीट ऊंचाई पर 11,000 वोल्ट के 2 तारों के बीच चलता दिख रहा है। युवक तार पर फंसी तार के पेड़ के छज्जे को हटाने के लिए ऊपर चढ़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसके बाद तार के छज्जे को उसने हटा दिया। इस दौरान जब पहले तार से छज्जे को हटाया गया तो वो नीचे वाली तार में फंस गया। इसके बाद दूसरी डाल को हटाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में वो दूसरी डाल को भी हटा देता है। इस दौरान कुछ लोग नीचे से आवाज़ भी दे रहे थे, जो बोलते दिख रहे थे कि थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। पेड़ से डाली हटाने के बाद युवक तो नीचे उतर गया, लेकिन सबसे खास बात ये रही, जो बिना किसी सुरक्षा मानक को पूरा किए ये युवक इस तार पर चढ़ा कैसे और इसका आदेश किसने दिया। न तो सेफ्टी बेल्ट था, न ही कोई और सुरक्षा के उपाय उन्होंने किए थे। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति ने रूस की यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की और इधर भारत में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए। लेकिन सबसे खास बात यह है, जो एक तरफ चीन के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर थे तो दूसरी तरफ भारत से लौटते समय जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा
यूक्रेन पहुंच गए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फूमिया किशिदा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए कीव पहुंचे, जहां जापान के सार्वजनिक टेलीविजन NHK ने किशिदा को पोलैंड से कीव की ओर जाने वाली ट्रेन की सवारी करते हुए दिखाया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के कुछ ही घंटे के बाद किशिदा यूक्रेन की अचानक यात्रा पर रवाना हुए हैं। अब इस बात को लेकर ये चर्चा हो रही है जो आखिरकार जब चीन के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर थे तो जापान के प्रधानमंत्री भारत से अचानक यूक्रेन आखिर किस मकसद से गए हैं। कहीं न कहीं लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मैसेज लेकर किशिदा जेलेंस्की के पास गए हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। राज्य के बजट को लेकर अड़चनें अब खत्म हो गई हैं और गृह मंत्रालय की ओर से बजट को पेश करने की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर बड़ा एक्शन लिया गया है। विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन से बाहर कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर एक्शन लेते हुए उन्हें 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया है। सदन में आरोप लगा कि भाजपा नेता सत्र को चलाने में अड़चनें पैदा कर रहे थे और विजेंद्र गुप्ता सदन में हंगामा कर रहे थे, इसलिए यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने कथित रूप से बजट विवरण लीक करने पर विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया था। इस पर विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा था कि नियमों के मुताबिक इस तरह का नोटिस 3 घंटा पहले दिया जाना चाहिए। आप यह भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। भारत में विदेशियों के बात पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक विदेशी मीडिया ने प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप 2002 के दंगों को लेकर लगाए थे, तो उस समय विपक्ष काफ़ी गदगद नजर आ रहा था। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर विदेश से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया है। जर्नल में लिखा गया है कि 2014-2019 में बम्पर जीत के बाद 2024 में बीजेपी फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जर्नल में कहा गया है कि आने वाले समय में बीजेपी तेजी से भारत में अपना दबदबा बनाएगी। जर्नल में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी नज़रिया से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है, लेकिन इसे कम समझा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि साल 2014 और 2019 में लगातार 2 जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले चुनाव में भी लगातार तीसरी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। साथ ही यह भी लिखा है कि इस समय भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस लेख में यह भी लिखा गया है कि भारत की मदद के बिना अमेरिका चीन से मुकाबला नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल छपने के बाद भारत में इस पर अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया भी देर सवेर आएगी ही। राजस्थान से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में एक पिता ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया। चारों के शव घर में फंदे से लटके मिले। घटना कोटरा इलाके की सोमवार देर रात की है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे इसका पता लगा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के अनुसार रायसा 45 वर्ष, बेटा वाजपेयी 15, बेटी टिपड़ी 12 और सबसे छोटी बेटी किंजल 4 वर्ष फंदे से लटके हुए मिले। कारणों का पता नहीं लग सका है। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने 3 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। रायसा की किराना दुकान थी। उनकी पत्नी कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। तब से वह अपने 3 बच्चों के साथ ही रह रहा था। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला मानसिक तनाव का माना जा रहा है। जानकारी में आया है कि कुछ साल पहले मृतक की पत्नी की मौत के बाद से परिवार सदमे में था। आर्थिक स्थिति खराब होने की बात भी सामने आई है, क्योंकि किराना दुकान चलाकर वह परिवार का गुजारा कर रहा था। स्पष्ट कारण पता नहीं लगे हैं। मामले की जाँच की जा रही है। FSL की टीम को भी जाँच के लिए बुला लिया गया है। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। बस लाइव मिथिला को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी खबर बने तो सीधे आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।